everyone, welcome back to our YouTube channel. If you are new in this channel तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन पे क्लिक करना जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे. थैंक यू सो मच अभी तक यहाँ बनने के लिए. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था कि हार्मोन रेगुलेट कैसे करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आखिर है कैसा. लेट अस बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्टेड. लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. स्पर्म के स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख लो. मैं एक अलग से एक सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें मैं सारे एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के अलग अलग वीडियोस में हर एक डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. तो उस वीडियो का इंतज़ार करना. अभी तो आप इतना कुछ पढ़ लो, स्टेटमेंट पढ़ो अभी. इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. देखो भाई, हम इसे देख नहीं सकते, ठीक है. नेकेड आई से हम इसे नहीं देख नहीं सकते. ये एक माइक्रोस्कोपिक हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसके पास 4 पार्ट्स होते हैं. एज अ जनरल 3 पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, नेक को ऐड कर लेते हैं. तो ये हमारे पास मोस्टली 4 पार्ट से होते हैं. सबसे पहले हेड आता है, फिर नेक आता है, फिर मिडल पीस आता है, फिर टेल आता है. यहाँ देखो हेड है, यहाँ पे नेक है, यहाँ पे मिडल पीस है, एंड ये हमारे पास टेल है. याद रखिएगा 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस, टेल, ठीक है. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है, समझ रहे हो, जो वॉल होती है, वॉल बोल सकते हो या लेयर बोल सकते हो, जो होल बॉडी स्पर्म के होल बॉडी को कवर कर रखे का काम जो रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है. जैसे कि किसी भी प्लांट की जो बॉडी होती है ना सेल वॉल से कवर होती है, या फिर किसी बैक्टीरिया की, वैसे ही यहाँ पे स्पर्म की जो बॉडी होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होल बॉडी जो रहती है कवर होती है. एक इन्वेलप बना होता है. द स्पर्म हेड जो रहता है ना, उनके पास एक बहुत ही बड़ा सा इनलॉन्गेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है. यहाँ पे बहुत बड़ा सा हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो ये याद रखना. द एंटीरियर पोर्शन इज कंटेन कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि एक्रोजोम कहते हैं. क्या बोलते हैं, एक्रोजोम कहते हैं. यहाँ पे जो लास्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको एक्रोजोम कहते हैं. एक्रोजोम जो रहता है ना एंजाइम से फिल्ड होता है. एंजाइम से फिल्ड होता है. कौन से एंजाइम से, एक्रोसीन से, जो कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करता है. जो मिडल पीस होता है ना, मिडल पीस के पास यहाँ पे न्यूमरस अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जो कि पावर हाउस ऑफ सेल होता है, पढ़ा होगा. तो उसी तरीके से यहाँ पर जो टेल होता है ना, इसको पावर प्रोवाइड करता है, विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ अ टेल. यहाँ पे जो हमारे पास स्पर्म जो है ना, उसके पास मिडल पीस है. मिडल पीस के पास बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि जो टेल होता है उसका मूवमेंट फास्टर हो पाए. एंड देन दैट फैसिनेट स्पर्म की मोटालिटी जो होती है ना, मूवमेंट इसको कहा जाता है. तो जैसे ही स्पर्म जो रहता है ना, स्पर्म बहुत जल्दी से मूवमेंट करता है जब माइटोकॉन्ड्रिया उसे एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो कि फर्टिलाइजेशन में इसेंशियल भी होता है ताकि आसानी से एम्पियोली रीजन में पहुंच करके वहाँ फर्टिलाइजेशन हो पाए. एक जो ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो होता है ना, हाँ, एक कोइटस में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म को रिलीज़ करवाता है. और नॉर्मल फर्टिलिटी अगर चाहिए हमें, तो नॉर्मल फर्टिलिटी करवाने के लिए जो हमारे पास ये आपको दिख रहा होगा, नॉर्मल फर्टिलिटी करवाने के लिए यहाँ पे 60% जो स्पर्म्स होते हैं ना, उनकी नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए. एटलीस्ट 40% जो होते हैं स्पर्म जो होते हैं ना, उनकी मोटालिटी विग्रस होनी चाहिए. तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आप में आ जाता है, ठीक है. एमसीक्यू में पूछ सकता है कि 60% ऐसे स्पर्म होने चाहिए, ठीक है, जिनकी शेप एंड साइज बिल्कुल मस्त हो, नॉर्मल हो. एंड एटलीस्ट 40% ऐसे स्पर्म होने चाहिए जहाँ पे जिसकी मोटालिटी मतलब बहुत स्पीड से भागे, उसकी मोटालिटी अच्छी खासी होने चाहिए, ठीक है. स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन, हमने पहले भी पढ़ा था. ऑल ट्रांसफर सबसे पहले एसेसरी डक्ट्स के पास पहुँचते हैं. यहाँ पे उनको एपिडोडाइमस के सिक्रीशंस मिलते हैं. वास्ट डिफरेंस के सेमिनल वेसिकल के एंड प्रोस्टेट के कुछ एसेंशियल मिलते हैं, ठीक है. वहाँ पे उन सिक्रीशन के बाद जो मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं, मोटालिटी में हेल्प करते हैं स्पर्म के. तो ये याद रखना कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे ये हमारे पास कुछ डक्ट्स हैं,
ठीक है, ये हाईलाइट ही कर दे रही मैं। यहाँ कुछ डक्ट्स हैं, एसेसरी डक्ट्स हैं, जो कि एपिडाइमस है हमारे पास, वास डिफरेंस है, सेमाइनल वेसिकल है एंड पोस्टेड ग्लैंड है। ये सब जो रहते हैं स्पर्म के मोटालिटी और मैचुरेशन में सारे के सारे यूजफुल होते हैं। द सेमाइनल वेसिकल, द सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा का मतलब होता है कि सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड, जब सारे ग्लैंड्स सिक्रीशन हो जाते हैं उसको सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। और उसको मिला करके, स्पर्म को मिला करके हम इनको क्या बनाते हैं, हम यहाँ पे बन जाता है हमारे पास सीमेन। तो ये याद रखना कि स्पर्म के साथ जब सेमाइनल प्लाज्मा मिल जाता है, देखो यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, स्पर्म के साथ जब सेमाइनल प्लाज्मा मिल जाता है, सेमाइनल प्लाज्मा, तो इनको बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। तो ये याद रखना। एंड देन फंक्शन ऑफ अ मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन। मतलब मेल में मोस्टली काम जो है ना टेस्टिकुलर हार्मोन का ही होता है, जिसका नाम है एंड्रोजन। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आ जाती है कि यहाँ पर पूछ सकता है, देखो यहाँ पे मैं स्टार लगा दे रही, कि ये पूछ सकता है कि कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं या डक्ट्स होते हैं जो कि हमारे पास मैचुरेशन और मोटालिटी ऑफ स्पर्म में एसेंशियल होते हैं। तो ये अच्छे तरीके से याद कर लेना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।